हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 2। विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है। आखिर वो अपनी माँ को कैसे ये वचन दे दे कि वह आदित्य के साथ इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएगी। उसने आदित्य को ठीक से अभी तक जाना ही कहा था, तो वह कैसे कह दे कि वह आदित्य को अपना बना लेगी। काव्या का चुप रहना विशाखा जी के मन में डर पैदा कर रहा था। अब जब आदित्य की शादी हो गई है, भले ही मजबूरी में हुई हो, उसे निभाना तो दोनों को पड़ेगा। अब दोनों रिश्ते में बंध चुके थे। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छाई जाती है। काव्या के अंदर ही अंदर ये बातें परेशान कर रही थी। अगर उसने ये कह दिया कि वह आदि के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, तो क्या वह अपनी कही हुई बात को कर भी पाएगी। विशाखा भी बात से परेशान थी कि क्या दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। विशाखा जी आदित्य को बहुत अच्छे से जानती थी कि आदित्य कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं देगा। आखिर उसे बचपन से जिस दर्द की वजह से अकेला रहना पड़ा था, वह अब भी उसी दर्द को संभाले बैठा था। वह आज भी अपने परिवार से घुल मिल नहीं पाया था। काव्या और कुछ सोच पाती या विशाखा जी अपने सवाल को फिर से दोहरा पाती, उससे पहले ही रूहानी आवाज देती है, बड़ी माँ, दादी आपको और भाभी को बुला रही हैं। सोच में डूबी काव्या बाहर आती है और विशाखा जी के साथ बाहर चली जाती है। बाहर आकर देखते हैं तो रात के 9 बज रहे थे। दोनों अपनी सोच और सवालों से इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। काव्या डाइनिंग टेबल पर नजर डालती है तो सभी बैठे होते हैं सिवाय आदित्य की। काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी अरुणी देवी एक सर्वेंट से कहती है, आदि को अपने खाना दे दिया। सर्वेंट का जवाब आता है, जी मालकिन। आदि का नाम सुनते ही काव्या ने जैसे कान खड़े हो जाते हैं। वह काफी गौर से बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। काव्या अपना सिर उठाकर सबको देखती है। सब कोई अपना खाना खाने में व्यस्त था। उनको ऐसा देखकर काव्या भी अपना खाना खाने लगती है। रात के करीब 2 बजे काव्या अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवटें ली जा रही थी। रह रहकर आदि और विशाखा जी की बातें ही याद आने लगी, जो उसे सोने ही नहीं दे रही थी। काव्या जब डिनर करने के बाद कमरे में आई थी, तब भी आदि कमरे में नहीं था। काव्या जब पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो उठकर बैठ जाती है। काव्या अपनी नजरें पूरे बेड पर डालती है तो उसे उसके सिवाय कोई नहीं होता। काव्या बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है। बालकनी की तरफ वह जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसे सोफे पर सोया हुआ आदि दिखता है। आदि को देखते ही काव्या को जाने क्या हो जाता है। वह आदि की तरफ बढ़ जाती है। उसके पास पहुंचते ही वह आदि के सामने सोफे पर नीचे बैठ जाती है और आदि को देखने लगती है। आदि उसके लिए अब बिल्कुल सुकून सा बन गया था। वैसे तो काव्या ने कभी आदि के इतने पास आई थी और ना ही वह कभी उसे बात हुई थी। आदि को देखते ही देखते काव्या को एक सुकून भरी नींद आ जाती है और वह वैसे ही आदि के पास बैठकर सो जाती है। आदि को तो जैसे कुछ पता ही नहीं, वह सुकून से अपनी नींद को पूरी करता है। अगली सुबह जब आदि की आंख खुलती है तो उसे काव्या का मासूम सा चेहरा अपने सामने दिखता है। काव्या अपना चेहरा आदि के बिल्कुल सामने था करके अगर आदि थोड़ा और झुक जाता तो काव्या और उसके होठ एक हो जाते। आदि बहुत गौर से काव्या को देखने लगता है। काव्या के चेहरे पर पिछले दिनों से की तरफ दर्द और परेशानी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन काव्या को अपने इतने करीब देखकर आदि के दिल में हलचल सी होने लगी है। आदि काव्या की उड़ती हुई जुल्फों को संभालने के मकसद से अपने हाथ बढ़ाने लगता है। काफी हद तक आदि के हाथ काव्या के चेहरे को छूने के लिए बड़े ही थे कि उसे कुछ याद आता है। ये याद आते ही आदि का हाथ पीछे की ओर जाने लगता है। वह अपने जज्बातों को संभालते हुए काव्या से दूर हो जाता है और सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। हर बार की तरफ काव्या की नींद आदित्य की सावर लेते हुए पानी की आवाज से खुल जाती है। काव्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अपने पास आदित्य को न देखकर काव्या वॉशरूम की तरफ देखती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। आदित्य शर्टलेस वॉशरूम से बाहर निकलता है। आदित्य को ऐसे देखकर काव्या के गाल लाल हो जाते हैं। ऐसे देखते ही काव्या शर्मा जाती है और वह अपनी जगह उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वह वॉशरूम की तरफ पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त आदित्य शर्ट लेने के लिए मुड़ता है, जिससे वह काव्या से टकरा जाता है। टकराने की वजह से काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। तभी आदित्य झटके से काव्या की कमर से पकड़ लेता है। आदित्य का एक हाथ काव्या की कमर और दूसरा हाथ काव्या की पीठ पर था। काव्या के हाथ आदित्य के सीने पर और दूसरा हाथ आदित्य की मस्कुलर बॉडी पर होते हैं। काव्या ने गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि वह किसी की बाहों में अपनी आंखें खोल लेती है, आंखें खोलते ही उसकी नजरें आदित्य की नजरों से टकरा जाती हैं। एक पल के लिए जैसे दोनों का समय वहीं थम सा गया हो। दोनों अपनी नजरों में पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नोक करता है तो दोनों का ध्यान टूटता है। हड़बड़ाहट में काव्या सीधे होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है, फिर झटके से आदि से दूर होती है। लगभग भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। काव्या को ऐसी हरकत देखकर आदि के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह पल भर में ही कहीं गायब हो जाती है। काव्या दरवाजे से लगकर अपनी धड़कनों को संभालने जा रही थी। कुछ देर बाद काव्या अपने सर पर चपटा लगाते हुए खुद से कहती है, ये क्या करती है तू काव्या? हर वक्त बस इस फीलिंगलेस के बाहें गिर जाती है और ये इंसान अब भी नहीं बदला। इतना बोलकर मुंह बनाते हुए सावर के नीचे खड़ी हो जाती है। बाहर आदित्य अपना शर्ट पहनकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, कोई झट से उसके गले से लिपट जाता है। वहीं आदित्य के एक्सप्रेशन अभी भी वैसे के वैसे ही शांत। कुछ देर तक शांति रहती है। तभी वह लड़का आदित्य से अलग होकर कहता है, कैसा है यार? आदित्य बस उसे घूरते हुए देखने लगता है। उसकी नजरों को समझते हुए वह लड़का बोलता है, वो आज ही में आपने
वीकेंड से वापस लौटा हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे एक केस दिया गया है कि मुझे तेरे घर रहकर अर्जुन की तबीयत का ध्यान रखना है। वैसे यार, अर्जुन भाई की ऐसी हालत कैसे हो गई? उन्हीं की तो शादी होने वाली थी। आदि उस लड़के का हाथ पकड़कर स्टडी रूम की तरफ ले जाने लगता है। वह लड़का आदित्य का इकलौता दोस्त सौरभ था, जो उसका बचपन से दोस्त है। सौरभ एक डॉक्टर है। स्टडी रूम में पूरी तरह से शांति थी। सौरभ आदित्य को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तू अब क्या करेगा? अब तो तेरी शादी उससे हो चुकी है। वो तेरी हो चुकी है। आदित्य झट से कहता है, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो भाई की थी और हमेशा भाई की ही रहेगी। जैसे ही भाई ठीक हो जाएंगे मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। सौरभ आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन दादी। आदित्य सौरभ की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं दादी को मना लूंगा। वहीं बाहर कोई था जो उनकी बातों को सुन रहा था। ये कोई और नहीं, काव्या थी, जो नीचे जाने के लिए स्टडी रूम से गुजर रही थी। काव्या ने दोनों की सारी तो नहीं, लेकिन आखिरी बातें सुन ली थी, जिसे वह समझ चुकी थी कि यह हैरान जिसे वह हैरान हो गई थी। आखिर आदित्य किसकी बात कर रहा था? कौन जिसकी काव्या है? लेकिन जो भी हो, काव्या और आदित्य के बीच रिश्ता बना था वह ऐसे ही टूट जाएगा? ये सब सोचकर ही काव्या के दिल में दर्द सा उठता है। काव्या अपने दर्द को संभालने जा रही थी, लेकिन फिर भी दर्द आंसू बहकर बनकर उसकी आंखों में झलकने लगते हैं। काव्या ने दादी के जाने के बाद की जिसका हाथ थामा था वह आदि था, लेकिन उसने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब पति के होते हुए भी सुहागन नहीं रही। होगी भी कैसे? उसके पति ने रिश्ता बनाने से पहले ही तोड़ देने की बात कहती थी। काव्या वहीं खड़ी अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी कि रुमानी उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारती है, भाभी। काव्या झट से अपनी आंखों को पोंछते हुए पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। रुमानी कहती है, भाभी। वह इतना ही बोल पाती है कि उसे काव्या की आंखें दिखाई देती हैं, जो रोने की वजह से थोड़ी लाल हो गई थी। रुमानी उसे पूछे आंसुओं को देखते हुए कहती है, भाभी आप रो रही थे? काव्या अपने आंसुओं को पूछते हुए कहती है, ना ना नहीं, मैं तो वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था बस, इसीलिए। काव्या की बातों से रुमानी को संतुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी वह ये सब नहीं पूछकर कहती है, चलिए भाभी, आज अर्जुन भाई को हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया है तो हम उसे मिलने चलते हैं। काव्या ये नाम हमेशा से सुनती आई है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वह आज डिसाइड करती है कि वह जानकर रहेगी कि अर्जुन कौन है। इसी मकसद से काव्या रुमानी को देखते हुए कहती है, अर्जुन अर्जुन कौन है? रुमानी को पहले थोड़ा हैरानी होती है, लेकिन शादी की उस दिन को याद करके उसे समझ आ जाता है कि काव्या को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए वह काव्या से कहती है, वही जिससे आपकी शादी होने वाली थी। रुमानी की बात सुनते ही काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह काफी हैरानी से कहती है, शादी होने वाली थी मतलब? रुमानी काव्या के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसे दिन जो हुआ वह सब बता देती है। ये सब सुनकर काव्या स्तब्ध रह जाती है। इतना कुछ जो भी हुआ था वह सिर्फ काव्या की वजह से हुआ था, ये सब जानकर काव्या पूरी तरह से टूट जाती है। रुमानी काव्या को सब बताकर हाथ पकड़कर उसे अर्जुन के रूम की तरफ ले जाती है। काव्या बेजान सी रुमानी के साथ धीरे कदमों के साथ जाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ परिवार के हर सदस्य मौजूद थे। अर्जुन के बेजान पड़े शरीर से मिल रहे थे। अर्जुन को देखते ही काव्या को शादी के दिन हुए हादसे एक एक कर याद आने लगे। ये वही हादसे थे जो काव्या के उस वक्त के दर्द को वजह से छुप गए थे। अब काव्या की जिंदगी में एक नया दर्द जन्मा था, और वह दर्द था इस परिवार के एक बेटे की ऐसी हालत। काव्या अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से हो रहा था। लेकिन काव्या ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सजा उसे इस तरह से मिल रही थी। आखिर क्यों क्यों इतना दर्द उसे मिल रहा था? काव्या यही सब सोचते हुए अर्जुन के पास पहुंच जाती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। एक यही तो था जो काव्या के साथ कस्में खाने वाला था। यही तो था जो काव्या को अपनी जिंदगी में लाने वाला था। यही तो वह था जिसके अपनी जान की फिक्र न करते हुए काव्या को अपना बनाने वाला था। और आज काव्या की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपनी आंखें खोले अपने परिवार को देख ना सकता, अपने पैरों पर चलकर किसी के साथ नहीं चल सकता। क्या काव्या अपने अपराध बोध से कभी निकल पाएगी? क्या होगा जब अर्जुन को होश आएगा? ये सब हम जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। काव्या आप जैसे पूरी टूटकर बिखर जाती है। सबके सामने वह खुद को इस तरह संभाल कर रखी हुई थी कि किसी को भनक तक नहीं हुई कि काव्या कितने दर्द में है। अर्जुन से मिलने के बाद सभी नाश्ता करने हॉल में बैठ जाते हैं। तभी आदित्य और सौरभ हॉल में आते हैं। अरुणी देवी सौरभ से कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ जवाब देता है, मैं कहाँ जाऊँगा दादी। अरुणी देवी सौरभ को कहती है, अच्छा आप अपने भाभी से मिलिए या नहीं? अरुणी जी के ऐसे सवाल पर सौरभ पहले आदित्य को देखता है, फिर ना में सिर हिला देता है। तो अरुणी देवी काव्या को आवाज़ देने लगती है, लेकिन काव्या अपने दर्द में इतनी गुम हो गई कि उसे किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। सामने बैठी रूहानी काव्या के हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा हिलाते हुए पुकारती है, भाभी। रूहानी के ऐसे हिलाते ही काव्या दर से बाहर आती है और रूहानी को देखती है। काव्या की नजरें अपनी ऊपर पाकर रूहानी कहती है, दादी आपको बुला रही है। काव्या की नजरों अब अरुणी देवी पर चली जाती है। अरुणी देवी थोड़ा परेशान होकर पूछती है, काव्या आप ठीक तो है ना? काव्या अरुणी देवी को जवाब देती है, हाँ दादी। काव्या के जवाब मिलते ही अरुणी देवी काव्या को अपने पास बुलाती है। काव्या सोफे से उठकर उसके पास जाती है तो अरुणी देवी खड़ी हो जाती है और सौरभ के पास ले जाकर उसे सौरभ से मिलते हुए कहती है, ये आदि के दोस्त हैं और सौरभ ये आदि की पत्नी। सौरभ जैसे ही काव्या को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन खुद ही हैरानी को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय भाभी। काव्या भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। उसी वह वक्त आदि वहां से जाने लगता है तो सौरभ भी
क्यूज में बोलकर आदि के पीछे जाता है। आदि तेज कदमों से जा ही रहा था कि सौरभ तोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी इस हरकत से आदि उसे घूरते हुए देखने लगता है तो सौरभ झटके से कहता है, अरे यार ये तो वही लड़की है ना। आदि सौरभ की बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है और सौरभ वहीं खड़ा रह जाता है। सौरभ काफी देर तक खड़े रहने के बाद घर के अंदर चला जाता है। अब हॉल पर काफी कम लोग ही बच्चे थे। हॉल पर अब बस काव्या, रूहानी, रुमानी और अनुराग बैठे हुए थे। सौरभ भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी रुमानी काव्या से पूछती है, भाभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है। काव्या रूहानी को देखते हुए कहती है, मेरी पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी हो गई थी। काव्या की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए अब रुमानी पूछती है, भाभी आपकी ने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। काव्या कुछ सोचते हुए जवाब देती है, रीवा इंडस्ट्री बेंगलोर। काव्या के जवाब से सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रूहानी हैरानी से कहती है, क्या कहा आपने भाभी, इसका मतलब आप आदि भैया से पहले ही मिल चुकी हैं। सब काव्या को ही देख रहे थे सिवाय सौरभ के, वह अपने फोन पर व्यस्त था। अनुराग बोलता है, हाँ भाभी बिल्कुल, जानती होगी भाई भी तो उसी साल वहां पढ़ते थे। रूहानी और रुमानी पहले अनुराग को देखते हैं फिर काव्या की तरफ देखते हैं। काव्या दोनों की नजरों को भांप कर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हम पहले मिल चुके हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही कभी बात हुई थी। अनुराग खुरापाती दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब आप दोनों का साइलेंट लव है। हाँ मैंने तो देखा है फिल्मों में ऐसे ही बिना बात किए हुए एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर इतना बोलते बोलते वह रुक जाता है क्योंकि उन चारों जोड़ी आंखें बड़ी और अजीब नजरों से उसे ही देख रहे थे। अनुराग अब बात को बदलने की कोशिश करते हुए हंसने लगता है और कहता है, मैं तो फिल्मों की बात कर रहा था। अनुराग की बात पर इंटरेस्ट ना दिखाते हुए सभी उसे नजरें हटा लेते हैं। रूहानी फिर से काव्या से सवाल करती है, आप दोनों एक ही क्लास में थे। काव्या फिर से अपना सर हाँ में हिलाती है तो रूहानी आगे बोलती है, एक ही क्लास में होने के बावजूद आप दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई, हाउ इज पॉसिबल। अनुराग बीच में ही बोल पड़ता है, बोलो मत रू इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला हमारे घर में ही रहता है। अच्छा ये बात रू, तुमसे कभी भाई ने गलती से भी बात की है। रूहानी मासूम सा चेहरा बनाकर ना में सिर हिला देती है तो अनुराग बोलता है, तो तू ही बता, जो घर के लोगों से ही बात ना करता हो वो बाहर वालों से कैसे बात करेगा। अनुराग की बात सुनकर सब हामी भरते हुए अपना सिर हिला देते हैं। अनुराग अब सौरभ की तरफ इशारे करते हुए कहता है, अब सौरभ भाई को ही देख लो, आदि भाई से दोस्ती करने के लिए इसने कितने झंडे गाड़े थे। पूरे 2 साल तक आदि भाई के पीछे पड़े हुए थे, तब जाकर भाई ने इसे दोस्ती की। क्यों क्यों सौरभ भाई। रूहानी, रुमानी और काव्या काफी हैरानी से सौरभ को देखने लगती है। सौरभ लाचारी से अपना सिर हाँ में हिला देता है। सौरभ को ही पता था कि उसने आदित्य से किस तरह से दोस्ती की थी। अनुराग का कहना बिल्कुल सही था। सौरभ को आदित्य से दोस्ती करने के लिए पूरे 2 साल तक मेहनत करनी पड़ी थी जो वह कभी नहीं भूल सकता था। आखिर में दोस्ती भी हुई तो सिर्फ उसकी दादी के कहने पर। बचपन से ही वह दादी की ही कोई बात नहीं टालता था। आदित्य बचपन से ही ऐसा था, हर किसी से दूर रहना था, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन वक्त के साथ मजबूरी आदत में तब्दील हो गई जो अब तक नहीं गई। सभी बातों में ऐसे ही मगन हो जाते हैं। जहाँ ये लोग बातों में मगन थे वहीं आदित्य ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा सौरभ से बातों के बारे में सोचे जा रहा था जो सौरभ ने कही थी, ये तो वही लड़की है। आदित्य अब उन दिनों में चला जाता है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में एंट्रेंस गेट पर एक लड़का अपनी किताबों को हाथ में ले क्लास करने की चाहत से पढ़ने लगता है। वहीं एक लड़की भी कॉलेज के एंट्रेंस गेट से अपने लटके कदमों से बढ़ती जा रही थी। वह लड़की अपने दोस्तों से बातें करते हुए इतनी मगन थी कि उसे इतना भी पता ना चला कि वह जिस तरह से चलती जा रही है उसकी वजह से वो एक लड़के से टकरा गई। उसके कदम इतने तेज थे कि वह टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही वह लड़का उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। वह लड़की खुद को किसी के बाहों में महसूस करके उसे देखने लगती है। लड़के को देखकर वो बिल्कुल खो सी जाती है। वह लड़का भी लड़की की झील की तरह आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। कुछ वक्त के लिए तो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहते हैं लेकिन पता नहीं अचानक लड़के को क्या होता है। वह घबराते हुए लड़की को छोड़ देता है और वो वहां से भागकर क्लास की तरह ना जाकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। लड़की अपनी कमर पकड़ते हुए उठती है और कॉलेज गेट की तरफ देखने कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या जरूरत थी, खड़ूस कहीं का, हाय मेरी कमर। उन चीजों को याद करते ही आदित्य बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलकर शर्ट उतारता है और वॉशरूम में जाकर खुद को देखने लगता है। इस वक्त आदित्य बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वह अब बिल्कुल शर्टलेस था। वह गौर से अपने शरीर को देखने लगता है। आदित्य का गोरा बदन बहुत बुरी तरह से नेक्ड था। इस तरह वह बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ देर तक खुद को देखने के बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और अपनी शर्ट को पहन लेता है। एक बड़े से बिला में एक आदमी राजा की तरह बैठा सिगरेट को अपने मुंह में लगाए हुए धुआं छोड़ने लगता है। वह आदमी करीब 28 साल का, काफी हैंडसम लग रहा था। किसी सोच में डूबा हुआ सिगरेट के कस ले जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर सर झुका लेता है। वह आदमी सर झुकाए इंसान को देखते हुए कहता है, कहाँ थे तुम काली। वह आदमी जिसका नाम काली था वह वैसे ही सर झुकाए हुए कहता है, बॉस उस लड़की की शादी हो गई। वह आदमी काली को घूरते हुए कहता है, लड़की नहीं मैडम, वो तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ है तो उसे तुम मैडम बोलो। काली सर झुकाए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन बॉस मैडम की शादी तो। काली इसलिए आगे कुछ बोल पाता। वह आदमी झटके से उठकर काली की गाल पकड़ कर लेता है और जोर से कहता है, मुझे एक ही बात सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या नहीं, इसलिए चुपचाप उसे मेरे पास लाओ।
इतना बोलते ही वह आदमी काली को छोड़ देता है और फिर से अपनी जगह बैठ जाता है। वह काली छूटते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और खांसने लगता है। आदित्य आज ऑफिस से थोड़ी ज़्यादा देर से आता है। वैसे तो वह अपने कमरे में हमेशा से ही देर से जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल शांति, सिवाय आदित्य के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आदित्य का आज पता नहीं, लेकिन कमरे में जाने से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आदित्य जब सुबह सौरभ से बात कर रहा था तो उसने काव्या को अपनी आंखों में आंसू लिए देखा था। जो उस वक्त उसके आंसू आदित्य को बहुत चुभ रहे थे। आदित्य समझ चुका था कि काव्या ने आदित्य की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू क्यों थे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं था कि आदित्य ने जब पहली बार काव्या को देखा तो उसे पहली नजर में उसे प्यार हो गया था। यहाँ तक कि आदित्य से जब काव्या टकराई थी तब से आदित्य ने कभी भी काव्या को नहीं देखा था, और शायद काव्या ने भी आदित्य को कभी नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा हमेशा अपने स्टडी पर ही ध्यान दिया करती थी। और यही हाल आदित्य का भी था। वह भी अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए ही हमेशा कॉलेज का पर टॉपर किया करता था और काव्या सेकंड आया करती थी। आदित्य अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए कमरे में आ जाता है तो उसकी नज़र सीधा बेड पर जाती है, लेकिन बेड को खाली देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगती है। वह काफ़ी बेचैन होकर अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाता है। कौन है वो आदमी जो काव्या को अपना बनाना चाहता है? क्या काव्या और आदित्य का हो जाएगा डिवोर्स? ये सब जानेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और प्यारा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगे। आदित्य बेड को खाली देखकर बेचैन सा हो गया। वह कमरे में चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को इस तरह से सोफे पर सोता देखकर आदित्य को बहुत अजीब सा लगता है। काव्या सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी सो रही थी। आदित्य कुछ सोचते हुए उसकी ओर बढ़ तो जाता है, लेकिन काव्या को न ही नींद में उठाने की हिम्मत हो रही थी और न ही खुद उठाकर उसे बेड पर लेटाने की हिम्मत हो रही थी। वह बहुत देर तक काव्या को देखकर हार मानकर वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर खुद बेड पर लेट जाता है। उसकी नजरें बार बार सोफे पर सो रही काव्या की तरफ ही खींची जा रही थी। आदित्य न चाहते हुए भी काव्या की तरफ करवट लेता है और उसे देखने लगता है। एक अजीब सा एहसास था जो काव्या को देखते ही उसका होता था, लेकिन वह एहसास को अपने हाथों से ही खत्म कर रहा था। एहसास को खत्म करने की कोशिश करते हुए वह काव्या की तरफ पीट करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चला जाता है। एक नई सुबह चारों तरफ सूरज की किरणों बिखेर रही थी। चिड़ियों की चहचहाट, फूलों की महकती खुशबू सुबह की खूबसूरती को और बढ़ाने की चाहत में बिल्कुल मुस्कुराई जा रही थी। इन सुहावना सुबह में आदित्य की आंख धीरे धीरे खुलती है। आंख खुलते ही आदित्य उठकर वॉशरूम जाता है और कुछ ही देर में वह नहाकर बाहर आता है। आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसे जैसे कुछ याद सा आने लगता है। वह अपनी नजरें सोफे पर डालता है, लेकिन देखता है सोफे एकदम अकेलापन में शांत सा अपनी जगह पर डेरा जमाए हुए था। सोफे पर काव्या नहीं थी। काव्या को न देखकर आदित्य मायूस सा फिर से तैयार होने लगता है। तैयार होकर वह नीचे जाने की ही वाला था कि एक सर्वेंट आकर उसे बोलता है, सर आपको दादी अपने कमरे में बुला रही है। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य अपने कदम अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। कमरे में अरुणी देवी कुर्सी पर बैठी और उसके सामने एक आदमी जो उसके साथ हमेशा रहता था, वह कुछ बोलने के लिए सर झुकाए खड़ा था। अरुणी देवी अपने फोन को साइड में रखते हुए उस आदमी को देखकर बोलने की इजाजत देते हुए कहती है, बोलिए बोलिए बाला। बाला अपनी मालकिन के आदेश मिलते ही कहता है, मालकिन हमारे दुश्मन को काव्या की खबर मिल चुकी है और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश करने के लिए की तैयारी भी कर रहे हैं। अरुणी देवी हाथ में बाला को वहां से जाने का इशारा करती है। बाला अपनी मालकिन के आदेश के अनुसार वहां से चला जाता है। अरुणी देवी बाला की बात को सुनकर एक गहरी सोच में डूब जाती है। तभी दरवाजे पर नोक होता है। नोक की आवाज से अरुणी देवी अपनी सोच से बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर आदि बिना भाव के बिल्कुल शांत खड़ा अपनी दादी की इजाजत का वेट किया जा रहा था। आदि को देखते ही अरुणी देवी उसे अपनी नजरों से अंदर आने का इशारा करती है। इजाजत मिलते ही आदि अंदर आता है। अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर आदि को पीट करके खड़ी हो जाती है। उसके इतना करते ही आदि समझ जाता है कि अभी उसकी दादी जो भी बोलने वाली है वो आदि के मानने के खिलाफ है, क्योंकि अरुणी देवी कभी भी आदि को अपनी बातों से चोट पहुंचाते हुए नहीं देख पाती। कुछ देर शांत रहने के बाद अरुणी देवी कहती है, प्रीत। प्रीत नाम सुनते ही आदि के कान खड़े हो जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती है, आदि आपको तो पता है कि ये वही नाम है जिसकी वजह से हमने अर्जुन की शादी तय की थी। अरुणी देवी की बात को सुनकर आदित्य उन्हें देखने लगता है। अभी जो बात हो रही थी ये बात तो कब की खत्म हो चुकी थी, तो अरुणी देवी इस बात को दोहरा क्यों रही है? आदि को ये समझ नहीं आ रहा था। अरुणी देवी फिर से कहती हैं, और हमने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये नाम इस घर में पर बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा रुककर और आपने वो जिम्मेदारी को पूरा भी किया। हम आप पर नाराज हैं। हमें आप पर नाज है कि आप हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अरुणी देवी अब आदि की तरफ मुड़ती है तो देखती है आदि बहुत असमंजस में बस उन्हें ही देखे जा रहा था। आदि को इसे देखकर अरुणी देवी आगे की बोलती बातें को सोचकर फिर से आदि की को पीट करके खड़ी हो जाती है।
फिर कहती है, लेकिन आज हम आपसे एक ऐसी जिम्मेदारी को सौंपना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही किसी और ने आपको सौंप दी है। आदित्य को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी दादी किस जिम्मेदारी की बात कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आदित्य को पहले ही किसी ने दे दी और उसे पता ही नहीं। दादी की बातों को सुनकर आदित्य काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी गहराइयों से अपने भूले हुए जिम्मेदारियों को याद करने की कोशिश करने लगता है। कोशिश तो काफ़ी कर रहा था, लेकिन उसे ना कोई जिम्मेदारी याद आ रही थी और ना ही कुछ और। तभी उसे फिर से अरुणी देवी की आवाज़ आती है। हमें पता है शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आदि आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अब आदित्य से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इसीलिए वह अपनी दादी से पूछ ही लेते हैं, दादी आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। आदि का इस तरह सवाल करने से अरुणी देवी आदित्य की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे हमने आपकी बिना इजाजत से आपको सौंप दी। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे मैंने मेरी जान भी ज़्यादा अच्छी दो जिसे मैंने मेरी जान से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त को बिना सोचे वादा दे दिया। हम उस जिम्मेदारी की बात जिसके साथ ना चाहते हुए भी आपका रिश्ता जुड़ चुका है। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो अर्जुन लेने वाले थे। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अरुणी देवी आदित्य को एक एक करके उनकी सारी जिम्मेदारियों से आदित्य को परिचय कराते हुए कहती है। वहीं आदित्य को जैसे अब सब कुछ समझ आने लगता है। वह अपनी दादी से नजरें फेर लेते हैं। वह कभी भी उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था जो उसके भाई अर्जुन की थी। वह अपने भाई को किसी भी हक पर अपना हक बिल्कुल नहीं जमाना चाहता था। दादी जिसकी जिम्मेदारियों की बात कर रही थी वह कभी भी उसे अपना नहीं सकता था। वह बिल्कुल सुन सा पड़ जाता है। वह अपनी दादी से कहा कि कभी अपनी दादी का कहा को कभी टाल नहीं सकता था और ना ही अपने भाई के हक को छीनना चाहता था। वह बिल्कुल बीच में फंस चुका था। अगर वह दादी की बात मानकर अपने कदम आगे कर लिया तो अर्जुन को ठेस पहुंचेगी, और अगर दादी की बात ना मानकर अपने कदम पीछे कर लिया तो दादी को ठेस पहुंचेगी, और आदि दोनों को ही ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आदित्य अपनी किस्मत की लकीरों में इस तरह से उलझ गया कि उसे ना तो आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही पीछे जाने का। बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका था। आदित्य अपनी ही उधेड़बुन में था कि तभी उसे हिम्मत देने की मकसद से किसी का हाथ महसूस होता है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो यह हाथ अरुणी देवी का होता है। वह अपनी आंखों में भरोसे लिए कहती है, आदि हम जानते हैं कि आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधना था, लेकिन आप सच मानिए हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था और ना ही है। हम आपको इस रिश्ते को निभाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपको काव्या की जिम्मेदारी लेनी होगी। काव्या अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। उसकी सारी दुख तकलीफ चोट जिम्मेदारियां सब आपकी हैं। आप ये सोचकर पीछे बिल्कुल मत हटिए कि वह आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी। फिर थोड़ा जोर देते हुए कहती है, आदि वो आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वह अब बस आपकी है। आपकी धर्मपत्नी, आपकी जीवन साथी, आपकी हर दर्द पर मरहम लगाने वाली, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह से हर एक जिम्मेदारी को निभाते आए हैं उसी तरह से इस जिम्मेदारी को भी निभाइए। इतना बोल अरुणी देवी कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर से वह आदित्य की तरफ देखकर कहती है, आदि हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमारे भरोसे को कभी तोड़ मत दीजिएगा। अरुणी देवी अब कमरे से बिल्कुल बाहर चली जाती है और आदि वहीं खड़ा रह जाता है। वह आखिर करे तो क्या करे, क्या यह समझ पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह वहीं पर आधे घंटे तक वैसे ही खड़ा रहता है। उसके पैर जैसे एक ही जगह जम से गए थे। वो आदित्य अब अपने तेज कदमों से बाहर चला जाता है और कार में बैठकर सीधा सिंगानिया विला से बाहर चला जाता है। उसके हर वक्त साथ रहने वाली रोकी अपने बॉस को बस देखता रह जाता है। रॉकी भी अपनी बाइक से अपने बॉस के पीछे चला जाता है। आदित्य का पीछा करते हुए रॉकी उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर शादी में अटैक करने वाले आदमियों को बांध कर रखा गया था। रॉकी जल्दी से अपनी बाइक को साइड में लगाता है और अंदर की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। अंदर में आदि अपने शर्ट को अपनी कोहनी तक शर्ट फोल्ड किए हुए था और चाबुक जो कि लोहे से बना हुआ था उससे वह कुर्सी पर बंधे आदमियों को मारे जा रहा था। वह आदमी दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन आदि को तो जैसे उसे दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मारे जा रहा था। वह आदित्य खून से पूरा लथपथ हो चुका था। आदित्य के हाथों पर भी खून दिख रहा था जो मारने की वजह से उसके हाथों में लग गया था। दर्द सहते सहते वह आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आदित्य का मन उसे बिल्कुल नहीं भरा। इसीलिए वह जमीन पर पड़ी हुई और लोगों की ओर बढ़ गया। वहां पर पड़े लोग जब आदित्य को अपनी ओर आते देखते हैं तो पीछे होने लगते हैं, लेकिन आज आदित्य को तो जैसे भूत सवार था। वह उन लोगों पर चाबुक चलाने लगता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज जाती है जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। क्या आदित्य सच का पता लगा पाएगा उस आदमी से? क्या हो पाएगा काव्या की नाराजगी दूर? ये सब हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आदित्य अपनी दादी की बातों को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वह अपनी दादी की बातों को कैसे माने। वह अपने ही भाई से उसका प्यार कैसे छीन सकता है। वैसे तो आदित्य को पता था कि अर्जुन को काव्या पहली नज़र में ही पसंद आ गई है, लेकिन उसे प्यार आदित्य को ऐसा लगता है कि अर्जुन को पहली नज़र में ही काव्या से प्यार हो गया। शायद ये सच भी हो। अब ये बात तो अर्जुन ही बता सकता है, लेकिन वह इस वक्त बताने की हालत में ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, अर्जुन काव्या की फोटो देखकर उसे शादी करने के लिए काफ़ी उत्सुक था, जो सभी घर वालों को पता था। वैसे तो आदित्य अर्जुन से भी ना के बराबर ही
बात करता था, लेकिन उसे घर की हर एक चीज़ के बारे में पता होता। कौन क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कब जागता है, किसे क्या पसंद है, किसे बात करता है, ये सब चीज़ें किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आदित्य को पता होती है। आदित्य को ये तो पता था कि अर्जुन को किस लड़की से शादी हो रही है, लेकिन किससे ये नहीं पता था और ना ही उसने जानने में कोई इंटरेस्ट था। वह हमेशा लड़कियों से खास दूरी बनाकर रखता था। आज तक उसने काव्या के सिवाय किसी अनजान लड़की को गलती से छुआ तक नहीं था। वह काव्या को भी नहीं छूता, लेकिन शायद किस्मत ने इस खेल में वह नाकाम सा हो गया। पहली बार उसे कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर काव्या को गिरते हुए बचाया था। ये बात अलग है कि उसने उसे फिर से गिरा दिया था, लेकिन आज वह लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। अपने भाई को धोखा देने के ख्याल से ही आदित्य को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे वहां से पहुंच गया, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ों को उसे फेस करना पड़ रहा है। उन आदमियों के पास जिसने अर्जुन और काव्या का रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म कर दिया, ना ही ये आदमी उस वक्त मंडप पर पहुंचा करते और ना ही अर्जुन को गोली मारते और ना ही अर्जुन ऐसी हालात में होता और ना ही आदित्य और काव्या की शादी होती, ना ही आदित्य को काव्या की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? किस्मत में जो लिखा रहता है वो होकर ही रहता है, चाहे इंसान उस बात को माने या ना माने। आदित्य अपना गुस्सा उन आदमियों के बोझ पर निकालने के बाद उन आदमियों की तरफ बढ़ता है जिसने उस आदमी का साथ दिया था। आदित्य जमीन पर पड़े लोगों को अपने गुस्सा उतारने लगता है। आदित्य जमीन में पड़े आदमियों को तब तक मारता है जब तक सब बेहोश ना हो गई। वहां पड़े लोगों को पूरे खून से लथपथ हो चुके थे। आदित्य गुस्से में उस चाबुक को फेंक देता है। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पोज को हुआ क्या है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, बोस आप ठीक हैं? किसी की आवाज़ सुनकर आदित्य उसकी ओर देखने लगता है। आदित्य को देखकर रॉकी 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि इस वक्त आदित्य बहुत ही खतरनाक लग रहा था। आदित्य अपनी तेज आवाज में कहता है, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक चाहिए। आदित्य उन 2 आदमियों और उनके बॉस की तरफ इशारा करके वे कहता है। रॉकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य वहां से बाहर चला जाता है। रॉकी भी अपने बॉस के पीछे बाहर चला जाता है। आज हॉल थोड़ा खाली सा लग रहा था, क्योंकि उस घर की रौनक जो घर की मालकिन यानी कि अरुणी देवी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई है। एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट वहां पर खड़े होकर सभी के बैठने का इंतजार कर रहे थे। सभी आ जाते हैं, लेकिन सबकी नजरें एक कुर्सी पर टिक जाती हैं। अनुराग विशाखा जी को देखते हुए कहता है, माँ भाभी कहाँ है? अनुराग के सवाल पर विशाखा जी कहती है, पता नहीं, हमने आज उन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। फिर सर्वेंट की तरफ देखकर पूछा है, आप लोगों ने काव्या को कहीं देखा? सभी सर्वेंट अपना सिर नामे हिला देते हैं। तभी मायावती कहती है, शायद आपने अपने कमरे में होंगी। इतना बोल वह रूहानी से कहती है, रूह आप जाकर दिखाइए तो आपकी भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? रूह अपनी जगह से उठकर, मैं अभी देखकर आती हूँ। रूह के जाते ही सबकी नजरें उधर ही रहती हैं। रूहानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आदित्य के रूम के पास जाकर डोर नॉक करती है। 1-2 बार नॉक करने पर भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो रूहानी बोलते हुए कहती है, भाभी भाभी, लेकिन इस बार कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। तो रूहानी हार मानकर दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। रूहानी पूरे कमरे में अपनी नजर फैलाते हुए काव्या को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं दिखाई देती। रूहानी वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहती है, भाभी क्या आप वॉशरूम में हो? पर उसका भी कोई फायदा नहीं। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगती है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। रूहानी वॉशरूम में भी अपनी नजरें डालती है, लेकिन उसे काव्या वहां भी नहीं दिखती। रूहानी अब अपने आप से कहती है, कमरे में नहीं है, वॉशरूम में नहीं है, तो भाभी कहाँ चली गई? ये बोलते हुए वह कमरे से बाहर चली जाती है। रूहानी बहुत खोई हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और डाइनिंग टेबल के पास जाती है। रूहानी को बिना काव्या के आते देखकर सब उसे देखने लगते हैं। विशाखा जी पूछती है, काव्या क्या क्या हुआ? रूहानी, काव्या कहाँ है? रूहानी आदित्य के कमरे की तरफ देखते हुए, पता नहीं पड़ी माँ, भाभी तो कमरे में नहीं है। पृथ्वीराज कुछ सोचते हुए कहते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है माँ काव्या को अपने साथ लेकर गई हो। पूरा विश्वास तो नहीं, लेकिन सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है। तो सब पृथ्वी की बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट होते ही पृथ्वी और अमरजीत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सौरभ भी सुबह की छोटा सा केस की वजह से हॉस्पिटल चला जाता है। रूहानी और रूहान कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अनुराग अकेलेपन की वजह से अर्जुन के पास चला जाता है। अनुराग की तो अभी तक कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब वह हॉलीडे पर है। वैसे भी उस पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और कॉलेज तो सिंगानिया परिवार का था, जिसकी वजह से उसे अपने सिलेबस कंप्लीट करने में कोई परेशानी भी नहीं होती। तीनों ही भाई बहन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अनुराग अर्जुन के चेहरे को देखकर उदास होते हुए कहता है, भाई आप प्लीज जल्दी से उठ लौट आइए। मुझे पता है आपको नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है और आपका जब तक मन नहीं पड़ता आप उसे ही देखने लगते हो, लेकिन भाई आपको तो पता है कि मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तो फिर आप अकेले उस दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये सब बोलते बोलते अनुराग की आंखें नम हो जाती हैं। वह आगे बोलता है, प्लीज़ भाई इस दुनिया में लौट कर आ जाइए ना, आपके बगैर मन नहीं लग रहा। आपको तो पता है आप ही मेरे प्यारे भाई हो। फिर थोड़ा सोचते हुए मुंह बनाकर कहता है, और आपसे जो छोटा है वह तो जैसे इंसान ही ना हो। वह आपकी तरह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, ना मेरा साथ कोई मस्ती ना मजाक करता है, बिल्कुल मशीन है वह। इतना बोलकर वह फिर से अर्जुन को देख कर कहता है, भाई मैं आपके भाई की बुराई कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे, हमेशा की तरह बोलिए ना। अनुराग आदि के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगा, बोलिए ना भाई। अब अनुराग काफी जोर जोर से शिकायतें करने लगता है। अनुराग शिकायत तो कर रहा था, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि अर्जुन उसके ना किसी सवाल का जवाब देगा और ना ही उससे बात करेगा और ना ही उसे देखेगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी विशाखा जी अनुराग की हर एक शिकायत को सुन रही, इसकी भनक अनुराग को भी ना थी। अनुराग की बातों को सुनकर विशाखा जी की ममता से भरी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह अपने तीनों ही बेटों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। एक बेटे पर तो वह कभी प्यार दिखा नहीं पाई, लेकिन इन दोनों बेटों को उन्हें एहसास, ममता और प्यार से पूरी तरह से भर दिया। अब एक ही हालत इतनी गंभीर थी कि विशाखा जी का तो चैन ही चला गया और उसकी हालत से दूसरों का टूटना उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। विशाखा जी काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी होकर एक भाई को दूसरे भाई से शिकायत करते हुए सुन और देख रही थी। काफ़ी देर होने के पर वह खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनुराग भी काफ़ी देर तक शिकायत करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और अर्जुन को ही देखने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता है तो वह पीछे देखता है। पीछे सौरभ खड़ा उसे ही देख रहा था। सौरभ अनुराग को तसल्ली देते हुए कहता है, जब इतना प्यार करने वाला भाई उसके साथ है तो वह दूसरी दुनिया में काफ़ी देर तक ठहर नहीं पाएगा। देखना अर्जुन जल्द ही लौट कर आएगा। सौरभ की बात को सुनकर अनुराग सौरभ से जल्दी से गले लग जाता है। सौरभ मुस्कुराते हुए अनुराग की पीठ पर थपथपाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। सौरभ बेड पर बैठकर कहता है, वैसे आज तुम अपनी भाभी से बातें ना करके अपने भाई से बातें कर रहे हो। अनुराग जल्दी से बोलता है, भाभी तो दादी के साथ चली गई तो मैं क्या करता। सौरभ अर्जुन को देखते हुए, दादी की मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। अनुराग सौरभ को अजीब सा देखते हुए कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, दादी की मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वह सुबह में जो गई हैं तब से वापस नहीं आई। सौरभ चौंक कर क्या, तो तुम्हें कैसे पता भाभी दादी के साथ है। अनुराग कुछ सोचते हुए, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन पापा बोल रहे थे तो शायद दादी भाभी को अपने साथ ले गई। सौरभ अनुराग को देखकर, मैं तो दादी के साथ ही निकला था, लेकिन भाभी तो दादी के साथ नहीं थी। अनुराग थोड़ा हैरानी से, क्या भाभी दादी के साथ नहीं थी। फिर कुछ सोचते हुए, शायद भाभी आदि भाई के साथ हो। सौरभ तुरंत जवाब देता है, आदि तो दादी से पहले निकल गया। सौरभ की हर एक बातों को सुनकर अब अनुराग थोड़ा परेशान हो जाता है। वह अपनी जगह से उठकर परेशानी में कहता है, तो फिर भाभी कहाँ है, वो तो रूम में भी नहीं है। तो सौरभ कहता है, शायद वह घर में ही कहीं हो। अनुराग कमरे से बाहर निकलते हुए, ठीक है मैं अभी भाभी को ढूंढता है। सौरभ भी अपनी जगह से उठ जाते हुए कहता है, चलो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो दोस्तों, कहाँ गई अगर है हमारी काव्या, यह आपको जल्दी ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनुराग और सौरभ जल्दी से अर्जुन के कमरे से निकल जाते हैं। सौरभ अनुराग पीछे आते हुए कहता है, अनुराग तुम पूरे घर में देखो, मैं बाहर देखता हूँ। अनुराग पीछे पलटकर सौरभ से कहता है, ठीक है। सौरभ सीढ़ियों से नीचे उतरकर विला के बाहर गार्डन में चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ फूलों की सुगंध, हरियाली को बनाए रखने वाली मालियों के सिवाय कोई नहीं था। सौरभ गार्डन की हर एक जगह में देखने लगता है, लेकिन उसे काव्या की एक झलक तक दिखाई नहीं दी। सौरभ अब गार्डन में पौधे लगा रहे माली से जाकर पूछता है, काका आपने आज भाभी को कहीं जाते हुए देखा है। माली काका सौरभ को देखकर कहता है, नहीं साहब, हमने मैम साहब को नहीं देखा। सौरभ उनकी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, अगर देखिए तो बता दीजिएगा। माली काका अपने काम पर ध्यान देते हैं, जी साहब। वहीं अनुराग विला के हर एक कमरे में काव्या को ढूंढ रहा था। वह ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे साफ सफाई कर रही सर्वेंट दिखाई देती है। उस सर्वेंट साफ सफाई के साथ साथ हर परिवार के लोगों को देख रेख भी करती है। आदित्य ने ही उसे लाया था। ये ट्रेंड की हुई सर्वेंट थी, जो कि बॉडीगार्ड्स का काम भी आसानी से कर लेती थी। अनुराग उस सर्वेंट की तरह आकर एकदम से खड़ा होकर पूछता है, सुनो। अनुराग के बोलते ही वह सर्वेंट अनुराग को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अनुराग उस सर्वेंट को विश पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पूछता है, तुमने भाभी को कहीं देखा है। वह सर्वेंट ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नो सर। सर्वेंट का ना सुनकर अनुराग वहां से चला जाता है और फिर वह काव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हर जगह ढूंढने के बाद वह दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। अनुराग हड़बड़ाते हुए सौरभ से पूछता है, भाभी मिली। सौरभ अपनी गर्दन ना में हिला देता है तो अनुराग परेशान सा कहता है, कहाँ जा सकती है भाभी। वह ये बोला ही था कि दरवाजे से किसी के हंस हंस कर बातें करने की आवाज आती है। आवाज वो सुनते ही सौरभ अनुराग दरवाजे की ओर देखते हैं। बाहर से रूहानी और रुमानी बातें करते हुए अंदर आ रहे थे, हंस भी रहे थे। रूहानी किसी की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे आप इतने पसंद आ गए कि आपके बिना जीना मुश्किल सा हो गया। अगर आपने ना कहा हो तो मैं अभी इसी वक्त ये जहर खा लूंगा। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। तो फिर आगे कहती है, कॉलेज में एक से एक नमूने देखने को मिलते हैं, बड़ा आया जहर खाने वाला। अगर मैं होती ना तो मैं उसे जहर की तालाब में ही डुबा देती। तीनों अपनी बातों में इतने गुम हो गए कि उसे अनुराग और सौरभ को वहां होने का आभास ही नहीं हुआ। वहीं अनुराग और सौरभ अभी भी परेशान सब वहां खड़े हुए तीनों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से बातें करते करते रूहानी की नजर अनुराग पर पड़ती है। रूहानी अनुराग को देखते ही उसकी ओर बढ़ जाकर थोड़ा हंसते हुए कहती है, आपको पता है भाई, आज कॉलेज में हमने किन नमूनों को देखा। वह इतना बोलते ही अनुराग और सौरभ के चेहरे पर गौर करती है, जिससे वह बोलते बोलते रुक जाती है। दोनों का यूं परेशान देखकर रूहानी पूछती है, क्या हुआ भाई, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं। अनुराग जल्दी से बोलता है, भाभी कहीं नहीं मिल रही है। अनुराग की बात सुनकर रूमानी और रोहान हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रूहानी हैरानी से ही कहती है, भाभी नहीं मिल रही है का क्या मतलब है, भाभी तो दादी के साथ है ना। सौरभ झट से कहता है, नहीं, सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन काव्या की कोई खबर नहीं है। अब तक सारे घर वालों को बात पता चल चुकी थी कि काव्या गायब है। सभी परेशान से हॉल में बैठकर अनुनी देवी के आने का इंतजार कर रहे थे। काव्या की न मिलने वाली बात बताने के लिए अनुराग ने अपनी दादी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। आदित्य को भी बताने के लिए कॉल किया, लेकिन आदित्य ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सबको ये बात काफी हद तक पता थी कि आदित्य ऑफिस के समय अपनी दादी के अलावा किसी की कॉल को आंसर नहीं करता था। सभी लोगों के जितना हो सकता था उन्होंने हर कोशिश कर ली, लेकिन काव्या को कोई अता पता नहीं था। अब सभी को इंतजार तो सिर्फ अरुणी देवी के आने का था। होटल के एक कमरे में एक लड़की की सिसकियां गूंज रही थी, थोड़ा धीरे धीरे। वह लड़की जितना लड़की धीरे बोल रही थी, उतना अपनी गति को बढ़ाई जा रही थी। लड़की की सिसकियां उसके बेकाबू की जा रही थी।
वह लड़का लड़की की गर्दन पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। लड़की के बालों पर हाथ रखकर घुमाई जा रही थी। लड़का लड़की के चेस्ट को हाथ से पकड़कर दबाने लगता है। लड़का का ऐसी हरकत करते ही लड़की की आह निकल जाती है। अब लड़का लड़की के ऊपर से हटकर बगल में लेट जाता है तो लड़की उस लड़के के ऊपर बैठकर अपना कमर हिलाने लगती है। लड़का तो लड़की की हिलती चेस्ट को देखे जा रहा था। लड़की की गति धीरे धीरे कम होती जाती है तो लड़का उस लड़की को झटके से लेटाकर खुद ऊपर आ जाता है। उस लड़की के अंदर झटके से एंटर हो जाता है। लड़का अपनी गति को बहुत तेज कर देता है जिससे लड़की की सिसकियां और ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं। काफ़ी देर तक भी जब लड़का अपनी स्पीड को कम नहीं करता तो लड़की उसे रोकने लगती है। वह लड़का गुस्से में अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो, तो मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। लड़की मजबूरन ऐसे ही लेटकर उस लड़के को अपनी मर्जी करने देती है। कुछ वक्त में कमरे में सिसकियों की आवाज़ अलावा एक आवाज़ बजती है। ये फ़ोन लड़के का होता है। वह लड़की से अलग होकर अपना फ़ोन उठाता है। इधर से, सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मिल गई। उधर से बात सुनकर लड़का अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही वह कॉल कट कर देता है। लड़का अपने कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर जाने लगता होता है, लड़की घबराते हुए कहती है, सर, मेरी जॉब। लड़की के कहते ही लड़का उसको देखकर अजीब सा मुस्कुराते हुए कहता है, जॉब? कैसी जॉब? लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, वो मेरी जीने की इकलौती वजह है। लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब वजह ही नहीं रही तो तुम जीकर क्या करोगी? इतना बोलते ही वह बंदूक निकालकर लड़की को शूट कर देता है और कहता है, आई हेट वीक गर्ल्स। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारे से अंदर भेज देता है। बॉडीगार्ड अंदर आकर देखता है तो बेड पूरा खून से सना हुआ था। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और वह मर चुकी थी। बॉडीगार्ड उसे चादर में लपेटकर उठाते हुए बाहर ले जाता है और उस कमरे को पूरी तरह से बिल्कुल साफ कर देता है। वहीं सिंघानिया विला के हॉल पर सभी परेशान बैठे हुए थे कि बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनती है। कुछ मिनट में अरुणी देवी अपने चाल में अपने रुतबे को दिखाते हुए हॉल में अंदर एंटर करती है। अरुणी देवी के आते ही सब खड़े हो जाते हैं। सबके यूं खड़े होते देख अरुणी देवी सबके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती है। सबके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उन सभी के यूं परेशान होते देख अरुणी देवी पूछती है, क्या हुआ है? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अनुराग झट से अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी, भाभी कहीं नहीं मिल रही है। दादी हैरानी से कहती है, क्या? अब रूहानी कहती है, हाँ दादी, भाभी सुबह से कहीं नहीं मिल रही है। अरुणी देवी अब थोड़ा परेशान होकर कहती है, और आप लोग मुझे अभी बता रहे हैं? अनुराग मायूसी से कहता है, मैंने आपको बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। हाँ, यहाँ तक मैंने आदि भाई को भी बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। अरुणी देवी अनुराग की बात सुनकर अपना फ़ोन आदि को कॉल करते हुए बोलती है और खुद सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर काव्या कहाँ जा सकती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह वहाँ से उठकर बाल की तरफ देखते हुए कहती है, सीसीटीवी फोटोज। इतना बोलते ही वह ऊपर जाने लगती है। तभी बाल आगे बढ़कर उसे पीछे जाने लगता है। सभी परिवार अरुणी देवी के पीछे जाने लगते हैं। वह सब अब एक बड़े से कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए थे। बाल आगे बढ़कर फोटोज को देखने लगता है। फोटेज में काव्या करीब 2 बजे उसी कमरे की तरफ आ रही थी। तभी रुमानी अचानक कहती है, भाभी तो इस कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर तक फुटेज चलती रहती है। उसके बाद सारे फुटेज बंद हो जाती हैं। अरुणी देवी सीरियस भाव में कहती है, इसका मतलब काव्या को सब पता था कि कौन कब क्या करता है। फिर परिवार के हर एक सदस्य की तरफ देखकर पूछती है, काव्या को कैसे पता चला कि 2 बजे यहाँ कोई नहीं होता? रुमानी घबराते हुए कहती है, दादी, वो भाभी इस घर की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रही थी तो घर के सदस्य होने के नाते मैंने उन्हें सब बता दिया। अरुणी देवी गुस्से में कहती है, बेवकूफ़ लड़की, एक बार तो मुझे पूछती कि बताना है कि या नहीं। रुहानी डरते हुए अपनी माँ मायावती के पीछे छुपने लगती है। अरुणी देवी मायावती को वार्न देते हुए कहती है, माया, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो कि ये मेरी परमिशन के बिना कुछ ना करे। मायावती सर झुकाए कहती है, जी माँ। अरुणी एक बार रुमानी को गुस्से में देखकर बाहर चली जाती है। बाल भी उसके पीछे चला जाता है। मायावती रुमानी को गाल को छूकर प्यार से कहती है, रुमा, आपको एक बार दादी से परमिशन लेनी चाहिए थी। रुमानी रोते हुए कहती है, पर माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये सब भाभी को नहीं बताती। विशाखा जी रुमानी की आंसू पहुँचते हुए कहती है, पता तो हमें भी नहीं था कि हमारे निडर बेटा छोटी सी बात पर यूं आंसू बहाएगी। रुमानी सिसकते हुए कहती है, बड़ी माँ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। विशाखा जी रुमानी को गले लगाकर कहती है, हमें पता है बच्चा। अरुणी देवी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर काफी परेशान लग रही थी। बाला उसके सामने सर झुकाए आदेश मिलने का वेट कर रहा था। तभी अरुणी देवी कहती है, जिसका डर था वही हुआ। आखिर किसका डर था? अरुणी देवी को। क्या अरुणी देवी सबको मुसीबत से निकाल पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कहानी को आगे ऐसे ही आपको सुनाती रहूं। सिंघानिया विला के बाहर एक कार रुकती है। रॉकी जल्दी से कार के बाहर आकर आदित्य की साइड का दरवाजा खोलता है। आदित्य अपना शांत और ले कार से बाहर निकलता है और तेज कदमों से विला के अंदर जाता है। रॉकी भी उसके पीछे जाता है। दरवाजे तक पहुंचते ही रॉकी वहां पर रुककर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर जाकर देखता है तो हॉल पर सभी लोग परेशान से बैठे हुए थे। उन सबको देखकर आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर सब इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि आदित्य को अरुणी देवी जब कॉल की थी तो उन्हें सिर्फ जल्दी से घर विला पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने काव्या के गायब होने की कोई बात नहीं कही। आदित्य सौरभ की तरफ देखकर उसके साथ आने का इशारा करता है तो सौरभ जल्दी से आदित्य के पास जाता है। आदित्य सौरभ से, भाई ठीक है?
सौरभ आदित्य के हाँ में सिर हिला देते हैं और हड़बड़ाते हुए कहता है लेकिन आदित्य लेकिन सुनकर उसे देखने लगता है। वहीं सौरभ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट आकर कहती है सर आपको दादी बुला रही है। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य एक नजर सौरभ को देखता है और अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य अरुणी देवी के कमरे में जाकर दरवाजे पर नॉक करता है तो अरुणी देवी उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर में अपनी दादी को परेशान देखकर आदित्य कहता है क्या हुआ दादी, आप मुझे इतने जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अरुणी देवी परेशानी से कहती है काव्या गायब है। जैसे ही दादी ये बात कहती है तो वो हैरान हो जाता है और अचानक से उसे के दिल में दर्द सा उठता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है लेकिन वक्त रहते ही आदित्य अपनी परेशानी को छुपा लेता है। वो पूछना तो चाहता था कि आखिर काव्या गायब कैसे हुई, लेकिन उसके मुख ये पूछने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह अपने जज्बातों को इस तरह से जाहिर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह पूछ लेता है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अरुणी देवी आदित्य को देखकर काव्या की हर किसी की खबर थी। काव्या को हर किसी की खबर थी, कौन कब जागता है, कब सोता है और कब सिक्योरिटी टाइट नहीं होती। ये सबका फायदा उठाते हुए वह घर से भाग गई। तभी बाहर से विशाखा जी आते हुए कहती है लेकिन माँ काव्या इस तरह से यहाँ से क्यों भाग गई? अरुणी देवी कहती है डर या पछतावा? अरुणी देवी की बात सुनकर विशाखा और आदित्य हैरान रह जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती है काव्या ने मुझसे कहा था कि काव्या कभी भी अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे ही उसे अर्जुन की हालत के बारे में पता चला तो वह खुद को ही उसकी हालत की जिम्मेदार मानने लगी और उसके कारण हमारे हमसे हमेशा और कोई तकलीफ ना मिले, इसी डर और पछतावे की वजह से वह भाग गई। मुझे पता तो था कि काव्या जरूर ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये नहीं पता था। विशाखा जी ये सुनकर और परेशान हो जाती है और पूछती है तो अब काव्या कहाँ पर है? अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर कहती है ये तो हमें भी नहीं पता। विशाखा जी थोड़ा सोचते हुए कहती है कहीं वह अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास तो नहीं? अरुणी देवी झट से नकारते हुए कहती है नहीं, काव्या का इस शहर में हमारे अलावा कोई भी जान पहचान नहीं है। जहां अरुणी देवी और विशाखा जी की बातें कर रहे थे वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा अपने फोन पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को काव्या के ढूंढने के आदेश दे रहा था। अरुणी देवी अपनी जगह से खड़े होकर कहती है चलिए आदि। अरुणी देवी इतना बोलकर बाहर निकल जाती है। बाला उसके पीछे निकल जाता है। आदित्य विशाखा जी को बिना देखे बाहर चला जाता है। आदित्य बाहर आता है तो रोकी भी उसके साथ चलने लगता है। अरुणी देवी एक गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। उसके पीछे एक जीप पर बॉडीगार्ड भी जाते हैं। आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके पीछे भी एक जीप में कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं। अरुणी देवी गाड़ी में बैठे काफी परेशानी से वक्त को देखे जा रही थी। वह अब सीट पर टेक लगाकर बैठ जाती है और उन दिनों को याद करती है जब वह काव्या से पहली बार मिली थी। अरुणी देवी अपनी एक मीटिंग में व्यस्त थी लेकिन तभी उसे कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर अरुणी देवी कॉल को रिसीव नहीं करती और साइलेंट करके फोन को सामने रखकर मीटिंग पर ध्यान देने लगती है। लेकिन फोन साइलेंट में रहने के बावजूद बार बार बजे जा रहा था। कुछ ही देर बाद मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही फोन का लॉक अनलॉक करके देखती हैं तो हैरान रह जाती है। फोन पर पूरे 30 मिस कॉल थे। अरुणी देवी जल्दी से उस नंबर पर डायल करती है। कुछ रिंग जाने के बाद उधर से एक बूढ़ी औरत की काफी कष्ट भरी आवाज आती है। हेलो अरु। अरुणी देवी काफी हैरानी से कहती है कावी तू? कावेरी जी काफी दर्द भरी आवाज में कहती है मुझे तेरी मदद चाहिए यार। अरुणी देवी कहती है हाँ बोलना। उधर से कावेरी जी कहती है ऐसे नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तू यहीं आ जा। अरुणी देवी परेशानी से कहती है क्या हुआ, तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है, सब ठीक तो है ना? कावेरी जी कहती है तू आ तो सही। इस बार अरुणी जी कुछ नहीं कहती और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अरुणी देवी और कावेरी जी कॉलेज फ्रेंड थे। दोनों ही दोस्ती काफी गहरी थी। वह दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए थे कि उनके परिवार में दोनों के दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अरुणी देवी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाती है जो कि शहर के सबसे बड़े खानदान में से जाना जाता है और कावेरी जी की भी शादी त्रिवेदी परिवार में हो जाती है। वह भी काफी बड़ा खानदान से जाना चाहता है लेकिन दोनों की शादी अलग अलग शहरों में होती है जिससे शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना काफी कम हो जाता है। दोनों की जब संतानें आती हैं तो उसके बाद तो उनका मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और आज पूरे 40 साल बाद कावेरी जी ने अरुणी जी को कॉल किया था। उसने अरुणी देवी को ये बात बुरा तो बहुत लगी लेकिन जब कावेरी जी की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो वह काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होकर अरुणी देवी हॉस्पिटल पहुंचती है। कावेरी जी के कहने के मुताबिक वह एक वार्ड में जाती है। कमरे के बेड पर कावेरी जी काफ़ी बेजान सी लेटी हुई थी और उसके सामने बेड से लगकर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों के बेतास आंसू बहे जा रहे थे। अरुणी देवी जल्दी से कावेरी जी के पास जाकर काफ़ी परेशान सा कहती है ये सब कैसे हुआ कावी, और तू इतने साल से कहाँ थी? कावेरी जी अरुणी देवी को सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहती है आज भी तू वैसी की वैसी है, जरा भी नहीं बदली। सवाल ना देख कर बात को बदलता देख अरुणी देवी थोड़े गुस्से में कहती है अपनी ये बकवास बंद करो और बता कि ये सब कैसे हुआ। अरुणी देवी को यूं गुस्सा करता देख कावेरी जी अपनी हाल के बारे में सब बता देती है। उसके बाद वह काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये मेरी पोती काव्या। काव्या का नाम लेकर ने पर अरुणी देवी की नजर काव्या पर ठहर जाती है लेकिन काव्या अभी नजरें झुकाए रोए जा रही थी। कावेरी जी अरुणी देवी का एक हाथ को पकड़कर कहती है मेरे पास कल तक का ही वक्त है, मुझे आखिरी बार अपनी पोती को सुहागन के रूप में देखना है। कावेरी जी को ऐसी बातें सुनकर अरुणी बिल्कुल हैरान रह जाती है और उसे डांटते हुए चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी इलाज अच्छे से डॉक्टर से करवाऊंगी। कावेरी जी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है अब ये सब कोई काम का नहीं है, तू बस वादा कर कि तू मेरी पोती को सुहागन के रूप में मुझे दिखाएगी। उसकी बात सुनकर अरुणी जी काफी दंग रह जाती है। जो कावेरी
जी भी देख पा रही थी। अरुणी देवी काफ़ी सोचने के बाद कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी पोती की शादी अपने पोते से करवाऊँगी। उसकी बात सुनकर कावेरी जी के दिल में एक सुकून सा मिलता है। लेकिन तभी अचानक चुप्पी धारण किए हुई काव्या बोल पड़ती है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। कावेरी जी थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, काव्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगी? काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, लेकिन दादी इतना ही बोलते ही कावेरी जी के मुँह फेर लेती है। तो काव्या सर झुकाए कहती है, आप जैसा कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उसका जाता देखकर कावेरी जी अरुणी देवी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी पोती का ख्याल रखेगी। क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत फ़िक्र होती है। वह खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अगर उसे कभी लगा कि उसकी वजह से कोई तकलीफ़ में है, तो वह खुद को उससे दूर कर लेती है। वह खुद को उससे दूर कर लेती है। अरुणी देवी को कावेरी जी के हाथ पर अपने हाथ पर रखकर विश्वास दिलाते हुए कहा, वादा रहा, मैं काव्या का ख्याल उसकी दादी बनकर रखूँगी। वहीं अरुणी देवी की बात सुनकर कावेरी जी मुस्कुरा देती है। अरुणी देवी अपने दिए हुए वादे को याद करने के बाद काफ़ी देर तक घूम रही। उनकी गाड़ियाँ शहर की हर जगह घूमने लगी। अब तक पूरी रात हो चुकी थी, जिसमें अरुणी जी काव्या के लिए और ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक जगह अचानक आदि का कार अरुणी देवी के गाड़ी के बिल्कुल आगे खड़ा हो जाता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोकता है तो अरुणी देवी बाहर देखने लगती है। आदि अपनी कार से उतरकर अरुणी देवी के पास आकर कहता है, दादी काफ़ी रात हो चुकी है, मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को हर जगह लगा दिया है, हमें घर चलना चाहिए। आदि देखिए को काव्या से ज़्यादा अपनी दादी की फ़िक्र करता देख अरुणी देवी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि आदि अपनी दादी के सिवा काव्या की फ़िक्र करे, लेकिन वह हाँ में सिर हिला देती है। उसके हाँ बोलते ही दोनों गाड़ियाँ फिर से सिंघानिया विला की तरफ मुड़ जाती हैं। विला पहुंचकर आदि कमरे में जाता है और पूरे कमरे को गौर से देखने लगता है। आज कमरा उसे बहुत खाली लग रहा था। काव्या के बिना बिल्कुल सूना सा लग रहा था। आदि अपने कमरे में टंगी हुई काव्या और खुद की तस्वीर देखने लगता है, जिसमें दोनों ही बिल्कुल नाखुश दिख रहे थे। आदि उस तस्वीर को दीवार से निकालकर अपने हाथों में लेकर सोफे पर बैठता है और तस्वीर को गौर से देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद वह काव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन उसका हाथ इस वक्त काफी कांप रहा था। लेकिन अकेले में वह जैसे खुद को जज्बातों को काबू में नहीं रख पाता। क्या आदित्य ढूंढ पाएगा काव्या को? आखिर किसने किया था काव्या को किडनैप? क्या होगा जब आएगी काव्या को किडनैप करने वाला शख्स? ये सब हम जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आदित्य उस तस्वीर को देखते हुए कुछ सोचते हुए लैपटॉप ऑन करता है और सारे शहर का सीसीटीवी फोटो देखने लगता है। उसके रोकी से कहकर शहर की सीसीटीवी फोटोज को मंगवा लिया था। फोटोज देखते देखते रात के करीब 3 बज जाते हैं। आदि को एक भी ऐसी फोटो नहीं मिली जहां काव्या दिख रही हो। आदित्य की आंखें अब हार मानने की कगार पर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वह लैपटॉप को साइड में रखकर सोफे पर लेट जाता है। सामने पर सोफे पर लेटने पर उसकी आंखों से जैसे नींद पूरी गायब सी हो जाती है। वह अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है, उसकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा उभरने लगता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद आदित्य की आंखें लग जाती हैं। 8 बजे के करीब आदित्य की आंख खुलती है। वह पूरे कमरे में अपनी नजरें डालता है। ऐसे लग रहा है जैसे वह किसी को खोजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वह जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है वह अब इस कमरे में दूर चली गई है, वह पहले अपने फ़ोन को चेक करता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। रेडी होकर वह आईने में सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने एक सर्वेंट नाश्ता ले खड़ा था। आदि को नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वह सर्वेंट को नाश्ता वापस ले जाने के लिए कहता है। आदि के मना करने पर सर्वेंट जैसे ही जाने वाली थी, अरुणी देवी रोकते हुए कहती है, रुको। अरुणी देवी की आवाज़ से सर्वेंट रुक जाती है। सर्वेंट को इशारे से नाश्ता कमरे के अंदर रखने के लिए कहती है, तो सर्वेंट नाश्ता करने रखकर वहाँ से चली जाती है। आदित्य जल्दी से कहता है, दादी हमें भूख नहीं है। अरुणी देवी उसे समझाते हुए कहती है, आदि ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाया करते, आप नाश्ता कीजिए फिर हम निकलेंगे। आदि ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाता है। वहीं दूसरी ओर काव्या खोई हुई अंदाज में सड़क पर चलती जा रही थी। ना उसे कोई मंजिल की तलाश और ना ही किसी के साथ की। वह अपने होश में जैसे है ही नहीं। उसके पैर जैसे उसे ले जाते, वह अपने कदम बढ़ाती जाती। वह अपनी दर्दों को सिमेटे आदित्य से बहुत दूर जाना के ख्याल से अपना रास्ता तय किए जा रही थी। वह चलते चलते वहाँ कहाँ पहुँच गई उसे कोई होश नहीं था। लेकिन अब भी उसे आदित्य के पहचान को दूर नहीं किया था। वह अब भी आदित्य के नाम की सिंदूर मंगलसूत्र अपनी मांग में और गले में पहनी हुई थी। काव्या खुद में काफ़ी खोई हुई कि उसे ये तक नहीं दिखता कि रास्ता आगे बंद है था। वह एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, जिससे रास्ते को पूरा ब्लॉक किया गया था। काव्या धीरे धीरे उसी की ओर कदम बढ़ाने लगती है। तभी वह खड्डे के बहुत करीब पहुंच जाती है। वह खड्डे में गिरने ही वाली थी होती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अचानक ऐसे मुंह से काव्या को कुछ समझ नहीं आता और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या को अपने लड़के ने थामा हुआ था। एक लड़के ने थामा हुआ था। वह लड़का जैसे ही काव्या को कुछ बोलने के लिए उसे देखता है तो देखता रह जाता है। काव्या की बंद आंखें, उसकी गुलाबी होठ, कान के नीचे एक तिल, लड़का काव्या की खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाता है। काव्या को देखकर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म ले लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें काव्या की मांग पर पड़ती हैं तो जैसे उसका दिल जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। फिर उसकी नजरें काव्या के मंगलसूत्र पर जाती हैं, जो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। काव्या अपनी पलकें धीरे धीरे खोलती है तो उसे वह लड़का दिखता है। किसी अनजान लड़के से के इतने पास खुद को देखकर काव्या जल्दी से दूर हो जाती है। काव्या के दूर होने से वह लड़का थोड़ा मायूस सा हो जाता है। फिर भी वह लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे दे सकती हैं। काव्या अजीब नज़रों से देखकर उस लड़के से कहती है, मतलब? वह लड़का गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप अगर उस गड्ढे में गिरी तो सीधा स्वर्ग को दर्शन कर लेती। काव्या झूठी मुस्कान लेकर कहती है, जिंदगी ने सब कुछ तो छीन लिया, अब आत्मा भी चली गई तो इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। काव्या की ऐसी बातों को सुन लड़का कहता है, लगता है जीने की उम्मीद खत्म कर ली आपने। इस बार काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है तो लड़का बात को बदलते हुए कहता है, खैर छोड़िए
और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय मैं प्रियांश राठौड़। काव्या पहले उसके बढ़े हुए हाथ को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाते हुए कहती है काव्या। सिर्फ काव्या सुनकर प्रियांश कहता है काव्या, और आगे काव्या अपनी जगह से बढ़ते हुए कहती है, उसके आगे जिसने मुझे पहचान दी वो तो मुझे छोड़कर चले गए, अब अपने नाम के सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं। प्रियांश काव्या के साथ कदम बढ़ाते हुए कहता है, आप चाहो तो मैं आपको एक पहचान दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर काव्या के कदम रुक जाते हैं और वह असमंजस में प्रियांश को देखने लगती है। काव्या की नजरों को भांपकर प्रियांश जल्दी से कहता है, एक दोस्त होने की पहचान। काव्या फिर से अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, दोस्त बनकर हम रिश्ते ढूंढ बढ़ाने की बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन आपने हमारी जान बचाई, उसके नाते किस्मत ने अगर हमें दोबारा मिलाया तो हम आपकी इस पहचान को कबूल लेंगे। प्रियांश मुस्कुराते हुए कहता है, हमें उस पल का इंतजार होगा। काव्या फिर से रुककर एक नंबर प्रियांश को देखती है और अपने कदम बढ़ाती देती है। प्रियांश भी काव्या के पीछे आकर कहता है, अगर आप चाहें तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर काव्या उसे देखने लगती है तो प्रियांश अपनी कार की तरफ इशारा करता है। काव्या से देखते हुए कहती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल होनी चाहिए, लेकिन हमारी कोई मंजिल नहीं है। इतना बोलते ही वह वहां से चली जाती है और प्रियांश वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देखने लगता है। काव्या को जाते हुए देखकर प्रियांश के मुंह से निकलता है, लेकिन हमें तो आप अपनी मंजिल मिल चुकी है। इतना बोलकर प्रियांश अपने बालों में हाथ फेरता है। अब तक काव्या उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। वह मुड़कर अपनी कार की तरफ देखता जाता है और वह कार की डोर को खोलकर अंदर बैठता है। तभी उसे उसे एक लड़की की आवाज आती है, अगर पसंद आ गई है तो उसे उठा ले क्या। प्रियांश चिढ़ते हुए कहता है, क्या दी, सबको आप जैसी समझ रखा है क्या आपने। वह लड़की कहती है, छोटे अगर पसंद आ गई है तो उसे आपने पास ही रख आ करो प्रिंसेस। प्रियांश मुंह बनाते हुए कहता है, इसी डर से आपके प्यार ने शादी कर ली इसी डर से आपके प्यार ने शादी कर ली। वह लड़की थोड़ी सख्त होकर कहती है, शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं उसकी शादी को तोड़कर उसे अपना बनाकर रहूंगी। प्रियांश उससे समझाते हुए कहता है, दी, प्यार किसी को पाना ही नहीं होता, कभी कभी किसी को खोना भी होता है। वह लड़की टोंट मारते हुए कहती है, हाँ, प्यार से दूर में खड़े होकर उसे जाते हुए देखना होता है क्या। फिर आगे प्रियांश को समझाते हुए कहती है, अगर प्यार तुमसे पास ही ना रहे तो उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, इसीलिए जिसे तुम प्यार करते हो उसे अपने पास रखो, चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती से। प्रियांश कहता है, मतलब से अगर प्यार होता है तो वो कोई प्यार की परिभाषा नहीं बल्कि एक मतलब ही है, और जहाँ मतलब होता है वह प्यार नहीं होता। प्रियांश की बात को सुनकर वह लड़की इरिटेट हो जाती है और कहती है, बस करिए ये प्यार की पट्टी बढ़ाना, ये सब ना तुम उस लड़की को जाकर सुनाना, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। चल गाड़ी चला, हमें घर भी जाना है। प्रियांश उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है, दी, अभी तो आपको ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ये कहेंगी। प्रियांश अपने मन की बातों में खोया ही हुआ था कि वह लड़की उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो छोटे, अब कहाँ खो गए। प्रियांश नाम में सिर हिलाकर कार स्टार्ट करता है और एक नियम रफ्तार में कार वहां से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद काव्या एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी की ऊंचाइयों पर काव्या बैठ जाती है। नदी इस तरह से था कि ढलान से नीचे उतरकर ही नदी में पहुंचना जाता था। ढलान की एक साइड नदी तो दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत सा मैदान था। मैदान में हरी घास बिल्कुल चादर की तरह बिछी हुई थी। बिल्कुल साफ सुथरा और अलग अलग तरह के फूल भी थे जो जमीन में सटक कर लगे हुए थे। फूल भी बिल्कुल इस तरह से लगाए हुए था जो किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को खुद सजाया हो, लेकिन यहाँ फूल बिल्कुल नॉर्मल थे। फूलों से काफ़ी अच्छी सुगंध उस मैदान पर बिखर रही थी। अब तक थोड़ी शाम होने वाली थी जिससे सूरज की काफ़ी हल्की किरण काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी। काव्या एकटक बहते हुए पानी को देख रही थी। भले ही नदी थोड़ी नीची थी, लेकिन उसके बहते पानी बहुत अच्छे से दिख रहा था। नदी पर पानी काफ़ी ज़्यादा साफ होने के कारण नीचे तक की जगह दिख रही थी और तैरती हुई मछलियाँ भी दिखाई दे रही थी। काव्या को सब देखकर बहुत सुकून सा मिल रहा था। वह याद तो सबको की जा रही थी। भले ही काव्या सिंगानिया विला में ज़्यादा दिन नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह सभी लोगों को बहुत अच्छे से जुड़ चुकी थी। काव्या जब घर छोड़ने की सोच रही थी तब उसे छोड़कर तो आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से भागकर आ गई। अभी काव्या के पास कोई पैसा नहीं था जिसकी वजह से वह इस शहर के से कहीं जा भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने काफ़ी ध्यान दिया था कि वह किसी कैमरे में ना आ जाए, क्योंकि उसे सिंघानिया परिवार के पावर का अंदाजा काफ़ी पहले से ही हो चुका था। वह लौटकर फिर से उसकी ज़िंदगी को अपने कारण खतरे में बिल्कुल भी डालना नहीं चाहती। वह अकेले कुदरत की बनावटों को देखकर अपने दर्द की तकलीफ को याद कर रही थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। काव्या जैसे ही वह खुद के नाम को सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है। काव्या से 4-5 कदम दूरी पर अरुणी देवी के साथ आदित्य और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। जैसे ही काव्या उनको देखती है अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अरुणी देवी काफ़ी प्यार से बुलाती है, काव्या इधर आइए। अरुणी देवी के बुलाने पर काव्या उल्टी कदम पीछे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। इतना बोलते ही काव्या पीछे मुड़कर भाग जाती है। उसकी भागता देखकर सारे बॉडीगार्ड्स जाने वाले थे कि तभी अरुणी देवी की सख्त आवाज उनके कानों पर पड़ती है, रुक जाओ सब। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी।